नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ इजी लर्निंग में। हम लोग पार्ट 1 वर्णमाला पार्ट 1 और वर्णमाला पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। वर्णमाला पार्ट 1 में हमने पढ़ा स्वर व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। अब पार्ट 2 में हमने पढ़ा सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। हम वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। फिर हम आपको एक सूत्र के माध्यम से पढ़ाएंगे जो कि संस्कृत में है। उसको अगर आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। हमारे वर्णों को उच्चारण के लिए हमें जिन जिन स्वतंत्रियों का सहयोग लेते हैं, जिन जिन स्वतंत्रियों के माध्यम से हम बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और किस वर्ण का उच्चारण कहाँ है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फिगर। ये एक मनुष्य का फिगर है, यहाँ कंठ के ऊपर का। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा उच्चारण कहाँ से बोला जाता है। ठीक, तो सबसे नीचे है कंठ। कंठ और क वर्ग भी सबसे पहला वर्ग होता है। सबसे नीचे है कंठ और क वर्ग भी सबसे पहला वर्ग होता है। तो सबसे नीचे कंठ और क वर्ग पहला वर्ग। तो कंठ से कौन कौन से वर्ड बोल जाते हैं? अ, आ, अह। क वर्ग में क, ख, क वर्ग में आ जाएगा क, ख, ग और घ, और एक है ह। यानी इतने शब्द है कंठ से बोला जाता है। तो वर्ग के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि वर्ग, क वर्ग हो या च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो लेकिन जब ये बोलने का स्थान है तो क वर्ग का केवल 4 ही अक्षर इसमें कंठ से बोले जाते हैं। अंगा जो है वो नासिका यानी नाक से बोली जाती है। मतलब नासिका वह है जिसको बोलते समय मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु आए निकले, तो उसे हम नासिका कहते हैं। तो क वर्ग में कंठ से कौन कौन से वर्ग हो जाते हैं? अ, आ, अ, क, ख, ग, घ और ह। जब हम इसको बोल रहे हैं तो सिर्फ हमारे मुख कंठ से ही आवाज़ आ रही है। हमारी जीवा न तालु को स्पर्श कर रही है, न दंत को स्पर्श कर रही है, न मूर्धा को स्पर्श करे, ना ही हमारे होठ ही ऊपर नीचे दोनों के होठ स्पर्श करे। केवल क बोल के देखिए, आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। तो सबसे निचला कंठ और सबसे पहला वर्ग क वर्ग। अब दूसरा है कंठ के बाद आता है, कंठ से ऊपर ये कंठ हो गया, कंठ के बाद आएगा तालु। तो तालु दूसरे नंबर पे और दूसरा वर्ग भी होता है च वर्ग। तालु से हम ई और च वर्ग का च, छ, ज, ज और ये जो बड़ा सा होता है, जिसको हम बड़ा सा पढ़ते हैं, इसको हम तालव्य श भी बोलते हैं। तो ई और य और श, ये हो गया आपका तालव्य यानी तालु के माध्यम से इसका उच्चार करते हैं। तालु के बाद फिर इसके बाद है तीसरा तालु के बाद आता है मूर्धा। मूर्धा में री और ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और ये है मूर्धन्य श, जिसको हम बचपन से मूर्धन्य स पढ़ते आ रहे हैं। यानी इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसलिए हम इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। यानी री और ट वर्ग और मूर्धन्य श, ये आपका हो जाएगा मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब हम पढ़ लेते, पहले हो गया कंठ, फिर हो गया तालु, फिर हो गया मूर्धा। मूर्धा के बाद आएगा आपका त वर्ग, दंत। मूर्धा के बाद क्या आएगा? दांत। तो ये दंत में ये त वर्ग आ जाएगा। त वर्ग में त, थ, द, ध और न को छोड़ देंगे। ये जो है श,
इसको हम दंत स भी बोलते हैं, जिसे हम छोटा सा कहते हैं, बचपन से कहते आ रहे हैं छोटा सा, तो इसको हम दंत स भी बोलते हैं। तो ये त वर्ग हो गया और छोटा सा ये हो गया इसका उच्चारण स्थान दांत। तो आप बोल के भी देख लिए त, थ, द। जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमारी जीवा जो है पूरी तरह से दांत को स्पर्श कर रही है। तो ये हो गया दंत स। अब हो गया दांत के बाद आता है सबसे बाहरी हिस्सा ओठ यानी ओष्ठ। तो सबसे बाहरी हिस्सा ओठ और वर्ग का आखिरी वर्ग भी प वर्ग होता है। तो प वर्ग और ऊ बोलिए आप दोनों, ये जो ऊ है हम होठ के माध्यम से बोल रहे हैं। और प फ ब भ ये चारों वर्ग अक्षर जो है हमारे ओठ यानी ऊपर का ओठ और नीचे का ओठ दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। तो ये तो हो गया, सबसे पहले हो गया कंठ, फिर तालु, पहले नंबर पे कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे हो गया दंत और पांचवें नंबर पे हो गया ओष्ठ। और हम एक चीज़ देख लेते हैं, कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से बोले जाते हैं उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। जैसे ओ औ, आप बोल के देखिए ओ औ। जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमारे ओठ भी जो है, ओठों का भी आकार परिवर्तन हो रहा है और कंठ से भी आवाज़ आ रही है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कौन कौन, ओ और ओ, कंठोष्ठ हो गया। अब दंतोष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ की मदद से बोले जाते हों तो दंतोष्ठ। जैसे व बोलिए, व बोल के देख लीजिए, व जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं हमारे ओठ को स्पर्श कर रहे हैं और हमारे ओठों का भी आकार कुछ परिवर्तन व। तो यानी ये हो गया दंतोष्ठ। अब बचा आपका नासिका। नासिका यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु निकले उसे हम क्या कहते हैं, नासिका। जैसे अंग, अंग, इया, ड़, न, म। ये क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान होता है नाक यानी नासिका। इसमें एक चीज़ है दंत मूल, दांत के बीच से मूल से बोले जाने वाले वो वर्ड हैं र और ल। ये हो गए दंत मूल। दंतोष्ठ हो गया व, कंठोष्ठ हो गया उ और एक है कंठ तालु। कंठ और तालु ए और ए, ये हो गया कंठ तालु। और इसको हम दूसरे माध्यम से समझ लेते हैं जो कि संस्कृत में है। इसको हम उस संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, एक बार कंठस्थ कर लेते हैं तो ये कभी भी नहीं भूलेगा आपको। समझने अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसी के सहारे आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं और ये कुछ भी गलत नहीं होगा, एक भी नहीं गलत होगा, बस आप इसको लर्न कर लीजिए। जैसे है संस्कृत में है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ हो गया कु, संस्कृत में क वर्ग को हम कु भी बोल सकते हैं, कु वर्ग भी बोलते हैं। अ हो गया, क वर्ग का हो गया, ह हो गया विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग और कंठ यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं अ, आ, क वर्ग और अ और ह। इसको एक बार लर्न कर लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हो गया। फिर है दूसरा है युचु यशानम तालु। युचु यशानम तालु, ई मतलब दोनों ही आ गए, ई छोटी बड़ी, चू यानी च वर्ग हो गया और य हो गया और त यानी यीचु ई और च वर्ग य और श। ये कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से, यानी यीचु यशानम तालु, ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया ऋतु। ऋतु रसौड़म मूर्धा यानी री और ड वर्ग और र और मूर्धन्य श। इसको बस इतना याद कर लीजिए, ऋतु रसाणम मूर्धा हो गया कन्फर्म। फिर इसके बाद है ऋतु लसानम दंत यानी री त वर्ग और दंत श और ल,
ये बोले जाते हैं दंत से। फिर है एक उपपद्मनीय नामोष्ठौ, यानी ऊ छोटा बड़ा और पवर, और ये संस्कृत में है, इसको हम ओठों की सहायता से बोलते हैं। और यमंगणनम नासिका, इया म यंग अंगा और न, इया म अंगा ड़ न, ये कहाँ से बोल जाते हैं, इसका उच्चारण स्थान है नासिका, इसको याद कर लेंगे। फिर है ए दौ तो कंटालू, ए दै तो कंटालू, यानी ए और ए दै तो, यानी दै यानी ए आपका हो गया कंटालू। ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ और औ कंठोष्ट की सहायता से बोल जाते हैं। वकारच दंतोष्टम, यानी वो जो है ये दंतोष्ट से बोल जाते हैं। आपको पहले बता दिया कि जब हम वो को बोलते हैं तो हमारे दंत और ओष्ठ दोनों क्रियाशील होते हैं। अब एक बच्चा है नासिका अनुस्वार, अंग नासिका, इसमें ये भी नासिका से इया म अंगा ड़ न, और एक है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अह को भी हम कहाँ से बोलते उच्चरित करते हैं, नासिका से। ठीक, और यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, अब इससे कंफर्म ना हो तो आप अपना ऐसे, हम इसको डायग्राम से ऐसे इसको ऐसे करके कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले होता है कंठ, सबसे पहले कंठ, तो पहला वर्ग है क वर्ग, उसको हम कंठ से बोलते हैं। फिर आएगा तालु, तालु के बाद आएगा मूर्धा, मूर्धा के बाद आएगा ओठ, नहीं मूर्धा के बाद आएगा दंत, दंत के बाद आएगा ओठ। ठीक, तो पहला है क वर्ग, फिर दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। तो इससे भी हम समझते हैं पहले नीचे कंठ होता है, फिर इसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होठ। तो हम इसके माध्यम से भी हम इसको याद स्मरण रख सकते हैं कि हम इसको कैसे बोलें, और एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसको टिक कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।